है आपका क्वेरी कौन कौन से है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24, 27 और 28। ओके, 24, 27 और 28। हाँ मतलब 24 है, 27, 28, इन्हीं तीन क्वेश्चंस यस। में आपको डाउट है, बाकी सारे क्लियर हैं? हाँ बाकी सारे क्लियर हैं। चलिए तो डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे जाते हैं जो आपको डाउट है, फिर बाकी का किसी कुछ क्वेरी होगी तो फिर देखा जाएगा। सर ये अभी निकल गया एक क्वेश्चन जो वो एग्रो जेल वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला हाँ। हाँ ये एग्रो यहाँ जेल। पे आपको एक पिक्चर दे रखा है और इस पिक्चर के बेसिस से पूछा रखा है स्टेटमेंट दे करके कि कौन सा स्टेटमेंट इससे सही है या क्या रिजल्ट ये शो कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये चार आपको लेन दे रखा है, ये एग्रोचुलेटिफिस का बैंड है डीएनए का। यहाँ पे आप देखिए कि आपको सी, बी और ए या डी में क्या सिमिलरिटीज या क्या कॉमन चीजें लग रही हैं। ये पहले आपको बैंड के पैटर्न को समझना होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल जेल का जो बैंड होता है वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लेन ए वाला है उसमें जितने भी डीएनए के बैंड हैं उसके कंपेरेटिवली अगर आप डी से, बी से या सी से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बी और सी, मतलब ये दोनों जो बैंड हैं वो इस बैंड के बीच में आ रहे हैं, राइट। ये वाली जो बैंड है एग्जैक्टली सेम ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी ये दोनों बैंड भी इसके बीच में आ रहे हैं, ये भी इस तरीके से आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो डी वाला लेन का बैंड है वो डी वाला मतलब एग्जैक्टली सेम सेम बैंड पे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए ये बैंड है, यहाँ पे ये वाला बैंड है, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों गैप है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे गैप है। तो इनके बैंड के पैटर्न के बेसिस पे आपको स्टेटमेंट दिए गए थे, तो उस स्टेटमेंट को से समझना था आपको कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और या फिर क्या इसके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो पहले आप फिगर को देख लीजिए। अब स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है या कंसिस्टेंट है रिजल्ट के साथ में। बी इज चाइल्ड, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए एंड सी। क्या इस फिगर से आपको ये क्या इस फिगर से आपको ये समझ में आता है कि जो बी है वो चाइल्ड है किसका, ए और सी का। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कोई नंबर तो दिया नहीं है, कहीं कुछ दे तो रखा नहीं है। तो आपके पास थोड़ा सा लॉजिकली आपको ये लगाना है कि जो भी कोई चाइल्ड होगा उसकी कुछ परसेंट की प्रोटीन जो होंगी वो सिमिलर होंगी उनके पेरेंट्स से। मतलब कि जो पेरेंट्स के बैंड आएंगे या तो उनके सिमिलर होगा या तो उनके बैंड के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आपको ऐसा बी के केस में दिखाई दे रहा है? बोल रहा है कि बी इज द चाइल्ड ऑफ ए एंड सी, मतलब क्या बी के जो प्रोटीन के बैंड हैं वो ए और सी के बीच में ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए बी और सी का एग्जैक्टली एकदम सेम से मैचिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इसके बाद यहाँ पे भी, इसके बाद यहाँ पे भी, इसके बाद यहाँ पे भी, इतना सारा बैंड आपको यहाँ पे क्या है एकदम सेम सेम टू दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। तो इस स्टेटमेंट और इस फिगर के बेसिस पे आपको क्या समझ में आता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने पेरेंट्स के प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं और अपना खुद का कराएं तो प्रोटीन के बैंड में सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी? अगर ये अभी सिंपल सा सवाल पूछूं तो। सर एग्जैक्ट कॉपी तो मतलब सेम नहीं मिलेगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, लेकिन कुछ मिलता जुलता तो होगा। हम्म, ओके। अब दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है आपको दैट इज सी इज द चाइल्ड ऑफ ए एंड बी। क्या सी जो है वो चाइल्ड है ए और बी का? अब उसके लिए आप यहाँ पे देखना, आपको देखना पड़ेगा ये सी का जो बैंड का पैटर्न है वो बी और ए के हिसाब से है या नहीं है। आपको यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको दैट इज जो सी का ये वाला प्रोटीन है वो आपको यहाँ पे इधर सिमिलर दिखाई दे रहा है, बाकी सी का ये वाला जो प्रोटीन है वो पेरेंट्स बी के सिमिलर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ये वाला जो सी का बैंड है वो बी के सिमिलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ए के भी बैंड के सिमिलर दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी ए के दिखाई देगा, यहाँ पे देखेंगे तो भी आपको बी और ए के दिखाई देगा। यहाँ वाले मतलब ये वाले स्टेटमेंट में कि बी चाइल्ड है ए और सी का, उसमें अगर आप देखिए तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि बी वाले में जो सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये स्टेटमेंट था कि बी चाइल्ड है ए और सी का, मतलब ए और सी के बीच का। तो बी वाले का जो बैंड का सिमिलरिटीज है देखिए कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि ये बी वाला ए से मैच कर रहा है और बी वाला सी से भी मैच कर रहा है। बाकी कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जहाँ पे परसेंटेज, मतलब अगर कोई चाइल्ड है तो उस चाइल्ड में
दोनों पेरेंट्स का, मतलब कि मदर एंड फादर का, दोनों का कैरेक्टर जाने जाएगा। ऐसा नहीं कि अकेला अकेला सिर्फ मदर का चला जाएगा, अकेला या सिर्फ फादर चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है ना। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही पास में कोई बैंड नहीं था। जबकि अगर आप ये वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि सी द चाइल्ड ऑफ ए एंड बी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सी के बैंड का, मतलब जो सी है उसका 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 जो बैंड है, आपको यहाँ पे देखिए बी से भी सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है। एक बैंड यहाँ पे, एक बैंड यहाँ पे, एक बैंड यहाँ पे। तो तीन बैंड आपको सी का बी से कॉमन दिखाई दे रहा है, तीन बैंड आपको कॉमन सी का ए से दिखाई दे रहा है। मतलब इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ है इस बैंड के पैटर्न के हिसाब से। बाकी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे लाइक एज डी इज द चाइल्ड ऑफ बी एंड सी, डी कह रहा है कि बी और सी का चाइल्ड है। इसका मतलब बी और सी के जो प्रोटीन्स हैं उनके बैंड का कंट्रीब्यूशन आधा आधा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे देखिए, डी वाले का सी से एक ये मिल रहा है, डी वाले का सी से एक ये मिल रहा है, डी वाले का सी से एक ये मिल रहा है, और डी वाले का सी से एक ये मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। क्या दूसरा जो पेरेंट्स है दैट मीन्स बी, उससे सिमिलरिटीज कहीं आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से? एक प्रोटीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे सिमिलर, एक प्रोटीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे सिमिलर, एक यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे सिर्फ तीन ही बैंड है, जबकि डी वाले में पांच बैंड दिखाई देते हैं। इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा वो क्या है, दैट इज बी वाला, कि सी जो है वो चाइल्ड है किसका, ए और बी का। क्योंकि सी के जो प्रोटीन के बैंड्स हैं वो इक्वली इक्वली दोनों पेरेंट्स के प्रोटीन के बैंड से क्या हो रहे हैं, सिमिलर खा रहे हैं। तीन बैंड आपका प्रोटीन का ए का दिखाई दे रहा है, तीन बैंड आपको प्रोटीन का बी का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है आपको पूरी तरीके से ये एनालाइज करने के लिए दिया गया था कि आपकी जो समझ है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बैंड को लेकर के, उसको आप और कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा है कि कौन पेरेंट्स है, कौन मदर है, कौन फादर है, कौन क्या है। सिर्फ प्रोटीन का बैंड दिया गया और उस प्रोटीन के बैंड पे आपको स्टेटमेंट भी दिया गया। तो आपको यहाँ पे लगाना समझना यही था कि अगर कोई चाइल्ड है या फिर अगर कोई पेरेंट है तो उनका कितना परसेंट या कितनी कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। और ये अच्छे तरीके से वेल एस्टेब्लिश थियरी है और आप जानते भी हैं कि अगर कोई मतलब न्यू बेबी कोई अगर बन रहा है तो उसमें 50% कैरेक्टर मदर के जाएंगे, 50% कैरेक्टर फादर के जाएंगे। क्रोमोजोम्स का शेयरिंग होती है, रिप्रोडक्शन आप अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। उसी के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। तो क्या अभी ये सवाल का जो आंसर आपको, आप जो सही है उसका जस्टिफिकेशन ठीक से समझ में आया आपको? सर प्लीज एक बार फिर से रिपीट करोगे, मुझे समझ में नहीं आया। क्या हो गया? सर मुझे समझ में नहीं, एक बार फिर से बताएंगे? नहीं, बताने को तो मैं बता ही दूंगा, आप ये तो बताइए कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया। तो सर इसमें डी इज द चाइल्ड ऑफ बी एंड सी, इसमें आपने बताया 50% है, समझ में नहीं आया। मैंने आपको बताया कि सी वाले जो, ये वाली जो लेन है ये सी की है, ठीक है। इस वाले लेन में हाँ अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन का जो बैंड है वो किससे, ए और बी से क्या क्या मैच कर रहा है। एक बैंड देखिए यहाँ पे है सी का जो कि बी से मैच करता है, एक बैंड यहाँ पे है जो कि बी से मैच करता है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बैंड यहाँ है जो कि आपका बी से मैच करता है, ठीक है। एक बैंड आपका हाँ यहाँ पे है जो कि इससे मैच करता है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो इससे मैच करता है। अगर आप यहाँ पे ए से मिलाएंगे तो ए में सिमिलरिटीज आपको कहाँ कहाँ पे दिख रही है ये आपको ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पे एक बैंड आपको ये दिखाई दिया जो कि सिमिलर है, राइट। और इसके बाद एक बैंड आपको ये दिखाई दे रहा है जो कि सिमिलर है, एक बैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिमिलर है, एक बैंड आपको ये दिखाई दे रहा है सिमिलर है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब दोनों जो पेरेंट्स हैं उन एक एक आपका यहाँ पे है, राइट, सी वाले का। तो ये जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस हैं ये नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस इक्वल इक्वल हैं, इसलिए स्टेटमेंट आपका सही है कि जो सी है उसका जो प्रोटीन का बैंड है वो 50% ए पेरेंट्स का है, 50% बी पेरेंट्स का है। तो इसलिए ए और बी उसके फादर मतलब पेरेंट्स हुए और सी क्या हुआ, उसका चाइल्ड हुआ। ओके सर। अगला क्वेश्चन आपका था अमित, आपका क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्या है, 26। क्या है? 27। 27। समझ नहीं आया सर, एक बार तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आपने आंसर क्या लगाया है श्रुति? ई लगाया था मैंने। सी लगाया है? ई ई ई। अच्छा ओके, ई लगाया आपने। तो आपका आंसर हाँ सही है कि गलत है? गलत है। तो आपका, आपने जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, मतलब आपने अपना क्वेश्चन सबमिट किया था तो आपको एक आंसर शीट आई होगी, उसमें आंसर शीट में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर?
बी। तो बी का ही तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि क्यों सही है। आपके इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है, दैट इज सी इज द चाइल्ड ऑफ ए एंड बी, उसी का ही मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि क्यों है ये सही। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। और एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने ये बताया कि सी के जितने भी प्रोटीन के बैंड हैं, उन प्रोटीन के बैंड का 50% मतलब 5 बैंड आपको दिखाई दे रहा है बी से, 5 बैंड दिखाई दे रहा है आपको ए से। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, ये दोनों पेरेंट्स हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी कोई पेरेंट्स मीट करेगा, यहाँ पे जो यंग वंश बनेगा, इस यंग वंश में 50% करेक्टर आपके मदर के आएंगे, 50% करेक्टर आपके फादर के आएंगे, आएंगे ना। हाँ हाँ। ये वेल एस्टेब्लिश कंसेप्ट है। तो यही स्टेटमेंट है आपका कि ये जो आपका सी है ये चाइल्ड है, और इसके जितने भी प्रोटीन है, उन प्रोटीन का जो बैंड है वो 50% ए से मिलता है, 50% बी से मिलता है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, है ना अमित। यस सर। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टेक्निकल रीजन वाई जीन थेरेपी इज प्रॉब्लमेटिक। मतलब जीन थेरेपी वैसे काफ़ी यूजफुल है, लेकिन स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा वो रिवर्स करके दे दिया गया है कि क्या पॉसिबल टेक्निकल रीजन हो सकता है जीन थेरेपी को प्रॉब्लमेटिक होने के लिए। राइट, जीन थेरेपी प्रॉब्लमेटिक क्यों है, जीन थेरेपी है क्या, ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जीन थेरेपी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एक बारी अगर आपने जीन थेरेपी कर दिया, मतलब कोई अपने जीन को या तो साइलेंट कर दिया, या तो फिर आपने उसको एक्सप्रेस करा दिया, या फिर कहीं पे लोकेशन पल्टर कर दिया, उसकी जो उसका जो एक्टिविटी है ना वो कंट्रोल्ड में नहीं है, तो वो आपकी मतलब किसी की बॉडी में जाने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसका कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए इसके लिए आंसर सही दिया गया था, ट्रांसफर्ड जीन में नॉट हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्ड एक्टिविटी। मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी का नॉर्मल जो जीन होता है वो पूरा कंट्रोल्ड मैनर में काम करता है, उस तरीके से कंट्रोल उस जीन थेरेपी वाले जीन पे नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा इशू है जीन थेरेपी को लेकर के, और यही इसका एक फेल्योर भी है जिसकी वजह से चीज़ों को प्रमोट नहीं किया गया। अगला सर जो क्वेश्चन। जीन इंसर्ट करते हैं वो प्रोमोटर उसको कंट्रोल नहीं करते हमारी। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट में प्रमोटर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि ट्रांसफर्ड जीन में नॉट हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्ड एक्टिविटी। मतलब सपोज कीजिए कि आपने कोई फॉरेन जीन लिया, और उस जीन को आपने किसी अपने जीनोम में कहीं पे इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो उस इंसर्ट किए हुए जीन का बिहेवियर आपकी बॉडी में जाने के बाद सही तरीके से होगा या नहीं होगा, ये कंट्रोल्ड में नहीं है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ में। ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हाँ वो परफॉर्म बेहतर करेगा और उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, वो कंट्रोल में नहीं है। यही जब आप जीन ओके। थेरेपी के या जीन क्लोनिंग का जब आप लिमिटेशन पढ़ते हैं या डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पे यही दिखाया जाता है, यही बोला जाता है कि अगर आपने कोई भी ट्रांस जीन को ट्रांसफर कर दिया है, वो ट्रांस जीन किस तरीके से बिहेव करेगा इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मे बी वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, मे बी आपके लिए वो ठीक हो सकता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही था 28। हाँ 28। Plants are more readily manipulated by genetic engineering than are animals। मतलब पूछ रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं वो ज़्यादा बनाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल्स के, ऐसा क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उसके पीछे का लॉजिक आप अच्छी तरीके से पढ़ें, प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको पढ़ाया जाता है। आपने देखा कि कोई भी नॉर्मली लीफ को लेकर के, कोई भी नॉर्मली स्टेम को लेकर के या रूट को लेकर के, जिसको आप एक्स प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के आप टिश्यू कल्चर करा लेते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाला नॉर्मली कोई सोमेटिक सेल जो है, उस सेल्स से भी आप प्लांट को डेवलप करा लेते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में जर्म सेल्स का होना जरूरी है अगर आप उसको कल्चर कराना चाहते हैं तो। नॉर्मली आपके मतलब जो एनिमल सेल्स हैं उन सेल्स का फिजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनको उतना आसानी से लेबोरेटरी कल्चर कंडीशंस में ग्रो कराना, वो भी सोमेटिक सेल्स को पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सोमेटिक सेल्स प्लांट सेल्स का पूरी बॉडी को, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, एनिमल के केस में वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता है। आपने अगर रिप्रोडक्शन सर पढ़ा हुआ है तो प्लांट के केसेस में आपको पढ़ाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में, जहाँ पे आप प्लांट के वेजिटेटिव मीन्स स्ट्रक्चरल पार्ट को, लाइक एज लीफ है, स्टेम है, रूट है, इनको लेकर के भी आप पूरी बॉडी को जनरेट करा देते हैं। पढ़ा ना आपने।
तो सर इसमें वो टूटी पोटेंसी वाला मतलब फिनोमिना रोल प्ले हाँ, कर रहा है मतलब कि प्लांट एग्जैक्टली सेल के पास जैसे दो फिनोमेना है, प्लूरीपोटेंसी, टूटीपोटेंसी, राइट? टूटी तो पोटेंसी। प्लांट सेल्स के जितने सोमेटिक सेल्स होते हैं उनके पास भी एबिलिटी है कि वो अगर उनको कंडीशन दिया जाएगा तो पूरी पूरी प्लांट की बॉडी में डेवलप हो सकते हैं, जिसको कि आप टेक्निकली दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, या सोमाक्रोन वेरिएशंस भी अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे भी ये टर्म आता है। तो स्टेटमेंट देखिए सी क्या कह रहा है आपसे, अ सोमैटिक प्लांट सेल्स कैन ऑफन गिव राइज टू अ कंप्लीट प्लांट। यही कारण है जिसकी वजह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो प्लांट में ज़्यादा इजीली हो जाती है एज कंपेयर टू द एनिमल्स के। एनिमल के केस में सोमैटिक सेल्स में कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है अमित? ओके सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपका डाउट? और नहीं है सर कोई। श्रुति, आपका कोई क्वेश्चन डाउट है? श्रुति, आपको आवाज सर सुनाई दे रहा है? सर सर हाँ। सर आप मतलब वो जो गेट एक्सेल वाला एग्जाम है उसका थोड़ा मतलब पैटर्न वगैरह गाइड कर देंगे कैसा होना है, मैं फॉर्म फिल करूंगा उसका। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस पर देख लेना आराम से, वैसे कितना ही मैं समझा पाऊंगा, या फिर। हाँ लाइफ साइंस का जो मतलब हो जिसमें केमिस्ट्री हाँ वाला हाँ, पोर्शन ठीक है जो ठीक है। है। श्रुति, आर यू और देयर? फिर ये भी बता दें। यस सर। कैन यू हियर मी? सो बताइए, टेल मी व्हाट इज योर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपको? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं, यस। अच्छा, आपका कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अभी अमित के पास तीन डाउट था, क्वेश्चन नंबर 24, 27, 28। इन्होंने अपने डाउट्स को पूछ लिया है। अगर आपके पास कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मतलब कि मैं पूरे पेपर को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप में से लोग, मतलब आप लोग रहना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ सर। क्या हाँ? सर अगर आपके पास समय है तो आप एक्सप्लेन करा दीजिए अभी से। जी बिल्कुल, मेरे पास समय है, मैं एक्सप्लेन आपको कराने जा ही रहा हूँ। मतलब मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपका कोई इंडिविजुअल इशू हो तो उसको बताइए, ताकि उससे मैं फोकस कर पाऊँ। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर आपको एक दे रखा है, ऐसे वेक्टर है, और वेक्टर की ये दो एंड है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लाइक एज जब आप RE से ट्रीट कराते हैं तो जैसे आपके DNA के कट आते हैं, इस तरीके से कोहेसिव एंड वाले वही आपको दे रखा है। पूछा है क्वेश्चन नंबर पहला, विच एंजाइम वॉज यूज टू प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल इन फिगर इतना, ये वाले फिगर में कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा तब जाकर के ऐसा बनेगा। सो RDT टेक्नोलॉजी का सबसे पहला ही स्टेप में आपने देखा था, रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस का यूज करने के बाद जब भी कोई DNA है, उस DNA में अगर आपने क्या किया, RE से ट्रीट करा देते हैं, मतलब डाइजेस्ट कराते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं। ऐसे फ्रेगमेंट को आप कोहेसिव एंड के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि एक पर्टिकुलर DNA के सीक्वेंसेस पे काम करता है, और कट लगाने के बाद दो तरीके के वो फ्रेगमेंट जनरेट करता है। या तो फ्रेगमेंट पूरा इक्वली इक्वली होंगे तो इनको आप ब्लंट एंड बोलते हैं, और अगर, सॉरी, ब्लंट एंड बोलते हैं, और अगर यहाँ पे फ्रेगमेंट कैसा हो, प्रोट्रूडेड हो, मीन्स ऐसे निकला हुआ हो, कुछ अनपेयर्ड फॉर्म में हो, यहाँ पे भी, तो इनको आप कोहेसिव एंड के नाम से क्या है जानते हैं। सो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होते हैं, वो कोशिश की जाती है कि इस तरीके का एंड प्रोड्यूस करे, दैट मीन्स कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करे, ताकि लाइगेशन के प्रोसेस में क्या हो, आसानी हो सके। सो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, हाउ डज द बैक्टीरियल सेल्स प्रोटेक्ट इट्स ओन DNA फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब नॉर्मली RE जो होता है वो क्या करेगा, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA को कट लगाता है, मतलब कहीं पे भी डबल स्ट्रैंड DNA होगा, जहाँ कहीं पे भी उसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस मिलेंगे, उसको क्या करेगा, फ्रेगमेंट कर देगा, मतलब तोड़ने का काम करता है, कट लगाने का काम करता है। और ये RE कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के सेल्स में, राइट? तो सवाल यही पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के पास अपना खुद का भी DNA है, तो अगर ये RE मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट लगाने का काम करता है, तो बैक्टीरिया का अपना खुद का जो DNA है उसको उस RE से कैसे बचा पाता है? ऐसा क्या है कि जो कि अपने खुद के DNA को नहीं कट करता लेकिन बाहर के DNA को कट कर देता है? तो उसके लिए आपको पढ़ाया भी गया है और आप जानते भी अच्छे तरीके से हैं
कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उन सभी के लिए कट करने के लिए स्पेसिफिक साइट होते हैं। उसी स्पेसिफिक साइट पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई एंजाइम है जिसके लिए कटिंग साइट ए है, टी है और दैट इज जी है फॉर एग्जांपल। इस तरीके से अभी फिक्स नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, तो उनके अगर रिकॉग्निशन वाले सीक्वेंसेस में किसी भी न्यूक्लियोटाइड पे कोई केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, लाइक एसिटाइलेशन कर दिया जाए, मेथाइलेशन कर दिया जाए, फॉस्फोरेशन कर दिया जाए, तो वे ये जो एंजाइम है वो एंजाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के कट नहीं लगा पाएगा। तो केमिकल मॉडिफिकेशन जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को एक तरीके से डाइवर्ट कर देता है, मीन्स चेंज कर देता है। तो बैक्टीरिया भी अपने आप के डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए उन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में क्या करता है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है उन केसेस में उन न्यूक्लियोटाइड पे मेथाइलेशन की प्रोसेस करती है, मीन्स CH3 ग्रुप का क्या करता है, एडिशन कर लेता है। इस प्रोसेस को मेथाइलेशन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म है बैक्टीरियल सेल्स को अपने आप को बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से। तो यहाँ पे आपको देखिए दे रखा है दैट इज एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द एडेनिन एंड साइटोसिन। ये कौन से एडेनिन होंगे, वो वाले जो कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के अंदर में आते हैं। तो उनमें एडेनिन में एंड साइटोसिन में CH3 ग्रुप का क्या होता है, एडिशन हो जाता है, जिसकी वजह से मॉडिफाई हो जाएगा और अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम उन बेसिस पे काम नहीं कर पाएगा जहाँ पे उसको कट लगाना था। तो इस तरीके से बैक्टीरिया खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अपनी ही सेल्स में पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर स्प्लाइसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ प्लाज्मिड एंड इंसर्टिंग द प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियम। मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये डीएनए का सोर्स है, राइट, यहाँ से डीएनए को निकालना, डिजायरेबल डीएनए को, और इसके साथ में इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करना और इसके बाद इसको किसी बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर कर देना। मतलब पूरा का पूरा RDT का जो स्टेप्स है वही आपसे पूछ दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो सोर्स ऑफ डीएनए होता है यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट देते हैं, फ्रेगमेंट बनता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, लाइगेशन की प्रोसेस करते हैं, लाइगेज एंजाइम का आप यूज करते हैं लाइगेशन प्रोसेस करने के लिए। तो पहले स्टेप में आप आरी यूज करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, लाइगेज यूज करेंगे, और इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखिए पहले क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, एक्सट्रैक्ट प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स, या फिर आपको दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू द यूज लाइगेज टू सील ट्रांसफर बैक्टीरियल सेल्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दैट इज प्लाज्मिड सेल्स, प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरियल सेल्स से आइसोलेट करना, मतलब ऑप्शन नंबर 3। जब आपने इसको कर लिया फिर आप क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, मतलब कट द प्लाज्मिड डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड थर्ड कहीं दिखाई दे रहा है, थर्ड और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए पहला लाइन है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, फिर इसके बाद है सेकंड पॉइंट। जब आप कट लगा लेंगे तब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे उनको, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 दे रखा है, सॉरी 4 दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द प्लाज्मिड डीएनए टू द नॉन प्लाज्मिड डीएनए। मतलब ये जो आपका डिजायरेबल डीएनए होगा उसको और वेक्टर में दोनों में क्या होती है, दैट इज द पेयरिंग होती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4th। इसके बाद क्या होगा, उनको सील करना होगा, तो लाइगेज एंजाइम आएगा ऑप्शन नंबर 5th। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर कर देंगे आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल्स में, ऑप्शन नंबर 1st। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, सही है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। इसका पूरा स्ट्रेट आपके स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप्स का आपको पीडीएफ भी दे रखा हूँ कि कौन से स्टेप में क्या आपको करना होता है। तो नॉर्मली आपको समझने के लिए यही है कि पहले डीएनए को, जिस डीएनए को आपको क्लोन कराना है, पहले आप उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करते हैं। फिर इसके बाद उस सोर्स ऑफ डीएनए को और प्लस सुटेबल वेक्टर को, दोनों को ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद डीएनए, डिजायरेबल डीएनए को वेक्टर में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके बाद वहाँ पे लाइगेट जो एंजाइम होता है उसको ऐड करने के बाद उसको पूरा सील कर देते हैं। सील किए हुए बैक्टीरिया को, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब आप क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देते हैं।
ट्रांसफर करने के बाद आप स्क्रीन आउट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दे नहीं रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, सही है। ओके, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं अमित और श्रुति? यस सर। हाँ, हाँ। जहाँ कहीं पे लगे कि कुछ डाउट है तो आप उसको पूछ लेना, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ हाँ। रहा है, दैट इज बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर ऑफन आइडेंटिफाई बाय विच प्रोसेस। कोई बैक्टीरिया जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मीन्स आरडीएनए को कंटेन किया हुआ है, ये आप कैसे स्क्रीन करेंगे? तो स्क्रीनिंग करने के लिए आपको तरीका बताया गया। पहला था ब्लू एंड व्हाइट टेस्ट के माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा आपको बताया गया था इनएक्टिवेशन मेथड के लिए, और इनएक्टिवेशन मेथड में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है क्या, जो आपके सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं, लाइक एज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होती है, या टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन होती है, इनको आप सेलेक्टेबल मार्कर जीन के नाम से जानते हैं, राइट। सेलेक्टेबल मार्कर जीन में ही आप क्या करते हैं, अपने डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया जो कि दोनों एंटीबायोटिक पे ग्रो कर सकता था, अब आपने उसमें एम्पीसिलिन वाले जीन में क्या कर दिया है, अपने डिजायरेबल डीएनए डाल दिया, तो एम्पीसिलिन की जीन तो खत्म हो गई। इसका मतलब अब आपका बैक्टीरिया एम्पीसिलिन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, एक्सपोजिंग द बैक्टीरिया टू एन एंटीबायोटिक दैट किल सेल लैकिंग द रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। मतलब उस बैक्टीरिया को जिसके पास अब ये रेजिस्टेंट वाला जो जीन था नहीं रह गया, उसमें आपने अपना डिजायरेबल डीएनए डाल दिया, उसको आप ऐसे मीडिया में ग्रो कराइए जहाँ पे क्या हो, एंटीबायोटिक हो। सो जो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी, इसका मतलब कि आपका वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुँच गया है। क्योंकि ग्रो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रेजिस्टेंट वाली जो जीन थी वो लॉस हो चुकी है, आपके डिजायरेबल डीएनए के रिप्लेस कर दिया उसने, तो इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो न ग्रो करना इस बात का कंफर्मेशन होता है कि हाँ, अब आपका ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। कोई जोड़ना चाह रहा है क्या? ओके, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल प्रॉब्लम विद इंसर्टिंग एन अनमॉडिफाइड मेमेलियल जीन्स इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड देन गेटिंग दैट जीन एक्सप्रेस इन बैक्टीरिया इज दैट। मतलब पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई यूकैरियोटिक का जीन है, आपने उस जीन को डायरेक्टली क्या किया है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया है, और आप उसको एक्सप्रेस कराना चाहते हैं किसी बैक्टीरियल सेल्स में, आपने प्लाज्मिड में डाल करके उसको क्या किया, एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम आएगा जब आप किसी यूकैरियोटिक डीएनए को विदाउट कोई मॉडिफिकेशन के ही डायरेक्टली आपने उसको प्लाज्मिड में डाल करके बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, उसको एक्सप्रेस आउट होने के लिए, मतलब एक्सप्रेशन कराने के लिए। तो आपको पढ़ाया जा चुका है बेसिकली कि बैक्टीरिया के केस में जो डीएनए होते हैं, उन डीएनए में पूरा का पूरा पार्ट कैसा होगा, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मीन्स एक्सॉन पार्ट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के केस में अगर जो डीएनए होगा, उस डीएनए में इंट्रॉन भी होगा और एक्सॉन भी होगा, मीन्स कोडिंग पार्ट भी होंगे और नॉन कोडिंग भी होगा। कोडिंग वाले को एक्सॉन, नॉन कोडिंग वाले को इंट्रॉन। तो ये इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की प्रोसेस यूकैरियोटिक के सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक केस में नहीं होता है। तो अगर आपने इस डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया प्लाज्मिड में और यहाँ से बैक्टीरियल सेल्स में, तो इस वाले यूकैरियोटिक जीन में जो आपका इंट्रॉन पार्ट होगा, उस इंट्रॉन को बैक्टीरिया सेल्स स्प्लाइस नहीं कर पाएगा, मतलब रिमूव नहीं कर पाएगा, जो कि प्रॉब्लम करेगा। मतलब जो आपका प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन आपको पूरा प्रॉपरली वैसा नहीं मिलेगा, वहाँ पे इंट्रॉन वाले पार्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए बी सी सी वाला देखिए क्या कह रहा है, बैक्टीरिया कैन नॉट रिमूव यूकैरियोटिक इंट्रॉन्स बिकॉज बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जिसके थ्रू वो इंट्रॉन्स को क्या कर सके, रिमूव कर सके। ओके,
ओके, सो अगला सवाल है, दैट इज अ जीन दैट कंटेन इंट्रॉन कैन बी मेड शॉर्टर बट रिमेन्स फंक्शनल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पजेज बाय यूजिंग। मतलब पूछ रहा है कि ऐसा जीन जो कि इंट्रॉन को भी कंटेन करता है, लाइक एज मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये डीएनए है, इसका एक पार्ट आपका इंट्रॉन का है, एक पार्ट आपका एक्सॉन का है, फिर ये पार्ट आपका मान लीजिए इंट्रॉन का है, राइट। ये बोल रहा है कि ये इंट्रॉन वाला पार्ट को कंटेन कर रहा है, उसको शॉर्टर किया जा सके। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट था, अब इसको इंट्रॉन अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, मतलब इतना डीएनए बचा जो कि आपका एक्सॉन एक्सॉन पार्ट है। लेकिन अभी भी इसका जो फंक्शनल स्टेट है वो मेंटेन है, मतलब कि जो जीन अभी है आपकी वो मेंटेन है और जीन अपना फंक्शन करेगा, क्योंकि ये इंट्रॉन वाले पार्ट फंक्शन तो करते नहीं है, इनको रिमूव कर दिया गया। तो उस टेक्निक को या उस पर्पस को आप मतलब उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कैसे बना सकते हैं? A gene that contain intron can be made shorter for a genetic engineering purpose by using। आप उस जीन को कैसे शॉर्ट बनाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की पर्पज से, या किस प्रोसेस से करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको पढ़ाया गया दैट इज क्या, cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी में आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका डीएनए होता है, पहले इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और इस एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, आपका डीएनए बनेगा। इसी डीएनए को आपने क्या बोला था, cDNA बोला था। तो ये जो cDNA है, इस cDNA में और इस नॉर्मल डीएनए में फ़र्क क्या आता है? यहाँ पे आपको इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों दिखने को मिलते हैं, जबकि cDNA में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन पार्ट दिखाई देता है, मीन्स कोडिंग वाले पार्ट होते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जितना जीन आपको फंक्शनल यहाँ पे था, उतने ही जीन आपको फंक्शनल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ऐसा करने के लिए आपने एक एंजाइम यूज किया, जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको आप शॉर्ट में आरटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे है कुछ ऐसा, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू रिकंस्ट्रक्ट द जीन फ्रॉम इट्स एमआरएनए। इसी प्रोसेस को आप यूज करते हैं, और इस पूरे इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है cDNA कंस्ट्रक्शन या cDNA लाइब्रेरी। कैसे आप cDNA को बनाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, दैट इज द डीएनए फ्रेगमेंट मेकिंग अप अ जीनोमिक लाइब्रेरी आर जनरली कंटेन्ड इन। जब आप जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपने जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, आपको बताया भी गया कि कैसे जीनोमिक लाइब्रेरी cDNA की लाइब्रेरी से डिफरेंट है। जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि कोई मान लीजिए अगर आपका ये जीनोम है, आप इस जीनोम को पहले क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेड करते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के एंजाइम से ट्रीटमेंट देते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या होता है, ये टूट जाता है, और इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को फिर आप क्या करते हैं, वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं, और इसी वेक्टर की कॉपी, मतलब आप इस वेक्टर को फिर क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। बैक्टीरियल सेल्स क्या करती है, रेप्लिकेट करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपी क्या करती है, तैयार करती है। तो पर्पस क्या होता है कि जो भी आपका जीनोम है, उस जीनोम को आपने आरई से ट्रीट कराया, अलग अलग फ्रेगमेंट बने, उन फ्रेगमेंट को आपने वेक्टर में क्या किया, इंसर्ट कर दिया। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो वेक्टर कौन सा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए प्लाज्मिड। तो यहाँ पे आप देखिए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऑफ अ वेक्टर, मतलब प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसी में आप आर डीएनए, मतलब इस डीएनए को डाल देते हैं, जो कि आपका क्या बन जाता है, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और उसको फिर बैक्टीरिया में आप ट्रांसफर करते हैं। बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन टाइम बहुत फास्ट है, कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है, इसलिए क्लोनिंग पर्पज के लिए बैक्टीरियल सेल्स को सुटेबल होस्ट सेल्स के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अगला सवाल ही आपसे पूछ दिया गया, हाउ डज अ जीनोमिक लाइब्रेरी डिफर फ्रॉम अ cDNA लाइब्रेरी। तो इसके बारे में आपको क्लासेस में भी खूब अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको पीडीएफ भी दे दिया, आपको बताया भी गया कि किस तरीके से डिफर होता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। नॉर्मली cDNA की जो लाइब्रेरी होती है वो एक ही इंडिविजुअल का अलग अलग सेल्स में उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफर करती है, अलग अलग स्टेज पे क्या होती है, डिफर करती है। जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी किसी भी स्टेज पे लेंगे, किसी भी सेल का लेंगे, सब हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कुछ एंजाइम भी क्या होते हैं, अलग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे cDNA की लाइब्रेरी को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स आरटी। जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में ऐसा कोई भी आरटी एंजाइम यूज नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, अ जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी मेड यूजिंग अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज ओनली। मतलब आपने डीएनए को कट कराया, आपने उसको वेक्टर में डाल करके ऐड करा दिया, मतलब यहाँ पे कराने के लिए आर ई लगा और यहाँ पे कराने के लिए लाइगेज लगा। वेयर एज a cDNA library requires both of these as well as reverse transcriptase and DNA polymerase। बता रहा है कि यहाँ पे इसके अलावा मीन्स आर ई लाइगेज के अलावा यहाँ पे आर टी की जरूरत भी पड़ेगी और डीएनए पॉलीमरेज का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों में आपस में क्या है, डिफरेंस है। मतलब कि डीएनए लाइब्रेरी जो कि जीनोमिक की होगी उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ आर ई चाहिए और लाइगेज चाहिए, जबकि सी डीएनए केस में आपको आर ई और लाइगेज के अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी चाहिए और डीएनए से मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। सर ये सी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है क्या? क्या? सी डीएनए में सी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है क्या? जी हाँ। अच्छा, तो इसमें दो ही एंजाइम्स होते हैं? दो ही क्या होते हैं, एंजाइम्स? एंजाइम्स। मतलब जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए आपको चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आपको चाहिए लाइगेज, ठीक है। ओके। और जबकि इसको बनाने के लिए आपको ये तो चाहिए ही, आर ई भी चाहिए, आपको लाइगेज भी चाहिए, प्लस आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी चाहिए, प्लस आपको डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अकरिंग ड्यूरिंग एवरी साइकिल ऑफ अ पीसीआर। पीसीआर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया, आपने यहाँ पे देख लिया कि पहले डीनेचुरेशन होता है, देन इसके बाद यहाँ पे लाइगेशन होगा मीन्स पेयरिंग होती है, एनलिंग होता है, फिर इसके बाद क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होता है। ये तीन स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डीनेचुरेशन या मेल्टिंग, फिर इसके बाद रीनेचुरेशन या फिर इसको बोल सकते हैं एनलिंग। ठीक है, पहले डीएनए का स्टैंड होता है, ये डीएनए के स्टैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पहले आपको इसको सेपरेट करना होता है, इसी स्टेप को आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में प्राइमर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जो प्राइमर होगा आकर क्या करता है, बाइंड कर जाता है, इसको आप बोलते हैं एनलिंग। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, मीन सिंथेसिस का होगा। अब ये डीएनए की स्टैंड क्या करती है, पॉलीमराइज होना शुरू हो जाती है, एक स्टैंड इधर से एक स्टैंड इधर से। यही तीन स्टेप्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यही पूछ रहा है आपसे कि क्या हमको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। The primer hybridized to the target DNA sequences. The mixture is heated to the high temperature to denature the double stranded। मतलब पहले तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिक्सर को पहले हीट किया जाएगा ताकि जो डीनेचर्ड डीएनए जो है वो डीनेचर्ड हो जाए। फिर इसके बाद जो प्राइमर होगा उसको हाइब्रिडाइज किया जाएगा। फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज ऐड एच डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंडेड टू द प्राइमर टू मेक कॉपी ऑफ द डीएनए। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, दैट इज टू हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका फोर्थ हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। पीसीआर आरएनए को भी पॉलीमराइज करता है? क्या हो गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना पीसीआर, हाँ हाँ। वो सिर्फ डीएनए को पॉलीमराइज करता है कि आरएनए को भी करता है? आप जिसको डालना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। आरएनए डालेंगे तो आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड डालना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज डालना पड़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, पीसीआर पीसीआर एम्पलीफाई करता है डीएनए को सिर्फ कि आरएनए को भी एम्पलीफाई करता है? दोनों को कर सकता है। जैसे पीसीआर एक मशीन है, उसमें आप जिस तरीके की, जैसे लाइक है, अगर आपको डीएनए का कराना है तो आप डीएनए के लिए पूरा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड डालते हैं, डीऑक्सी वाले डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, सारा जो मास्टर मिक्सर को आप बोलते हैं, मास्टर मिक्सचर में वो सारी चीजें होती हैं जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरत है। अगर आरएनए अगर आप कराना, जैसे लाइक है, जब भी रियल टाइम पीसीआर जो आया हुआ है, रियल टाइम पीसीआर क्या करता है, आपके आरएनए क्वांटिफाई करता है। ठीक है, तो पीसीआर का प्राइम जो यूज था वो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए था, लेकिन अभी उसके इतने ज्यादा मल्टी वेरिएंट आ चुके हैं, एंकर पीसीआर आ चुका है, रियल टाइम पीसीआर आ चुका है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर आ चुका है। तो बहुत सारे पीसीआर हैं जो कि अलग अलग पर्पज के लिए यूज होते हैं। ओके। से
आरटीपीसीआर है जो आरएनए को करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। नहीं, नॉर्मली आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता, उसका मतलब होता है रियल टाइम। ओ, रियल टाइम पीसीआर, ओके। पीसीआर के केस में आरटी पीसीआर का मतलब होता है रियल टाइम पीसीआर। मतलब आप किसी भी जीन का एक्सप्रेशन रियल टाइम पे वॉच कर सकते हैं कि कितना परसेंट में वो डीएनए से आरएनए बना है, कितना एक्सप्रेस आउट हुआ है। हाँ, ओके। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, स्टूडेंट विशेस टू क्लोन अ सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए नियरली 200 केबी, विच वेक्टर शुड वुड बी अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे वेक्टर के होल्डिंग कैपेसिटी से, कैरिंग कैपेसिटी से पूछ रखा है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोजोम्स होता है, जिसको आप बैक के नाम से जानते हैं, इनकी लेंथ मतलब कैरी करने कैपेसिटी क्या है, लगभग इससे ज़्यादा होती है। तो इतने लगभग केवी के डीएनए को क्लोन करने के लिए बैक्टीरियल आर्ट, बैक का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। ऐसे बैक होता है वैसे ही मैक होता है, राइट, वैसे ही यैक होता है। यहाँ पे बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक का मतलब है मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सभी आर्टिफिशियली डिजाइन किए गए क्रोमोसोम्स के वेक्टर हैं जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको वेक्टर के टाइम पे सारे वेक्टर के बारे में पढ़ा दिया गया, लाइक एस कॉस्मिड के बारे में, फेजमिड के बारे में, और प्लाज्मिड के बारे में, और लैम्डा फेज के वेक्टर के बारे में, ईस्ट को वेक्टर के बारे में। ये सारे वेक्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं, और उनके होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में भी बता दिया गया कि कितना केबी तक के डीएनए को वो होल्ड कर सकता है। उनको अच्छे तरीके से देखिए और याद भी रखिए। To introduce a particular piece of DNA into animal cells, such as that of the mouse, you would find more probable success with which of the following methods। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के मेथड आपको पढ़ा दिए, इसके पीडीएफ भी मैंने आपको दे दिया, जिसमें कई सारे मेथड आपको दिए गए हैं। इसमें दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, फिर जीन गन मेथड है, ये सारे सब कुछ आपको दिए जाते हैं। शॉर्ट गन मेथड है। तो एनिमल सेल्स में करने के लिए ज़्यादातर केसेस में आप इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा कि आसानी से आपने क्या किया, उसको लिया। एक हाई गन मशीन होती है, और इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस की बेसिस पे जो मेम्ब्रेन का पोरोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उससे फिर डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल है, एक दो क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो कि प्रॉब्लम करेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल क्रोमोजोम सच एज यैक मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक सच एज बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम फॉर क्लोनिंग इज दैट। क्या फायदा है इनका, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये सब आर्टिफिशियली डिजाइन किए क्रोमोजोम्स वेक्टर हैं, और ये लार्ज अमाउंट के डीएनए क्या करते हैं, दैट इज होल्ड कर सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो ज़्यादातर लार्जर जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उनको क्लोनिंग करने के लिए इन्हीं वेक्टर को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, यैक एंड बैक कैन कैरी मच लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट देन ऑर्डिनरी प्लाज्मिड वेक्टर या प्लाज्मिड कैन। नॉर्मली प्लाज्मिड का जो केबी करने की क्षमता है वो लगभग 18 केबी तक के आसपास का है, तो इससे कई गुना ज़्यादा ये 200 से लेकर के 1000 किलो केबी तक के डीएनए को भी क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो इनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यही इनका क्या है, एडवांटेज होता है। ठीक है। सो अभी लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके पहले उन्होंने अमित ने पूछा था वो भी देख लिया था। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं आप लोग खुद से सॉल्व अब तो देख ही लिए हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। जहाँ कहीं डाउट हो, अमित का कुछ डाउट है नहीं, श्रुति अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, चलिए ठीक है फिर।